डियर व्यूअर्स, ये वीडियो स्टार्ट करते हैं एक सच्ची कहानी से। बहुत सारे कंसेप्ट्स तो आपने सुने होंगे एग्जाम में पास होने के। लाइक एक चीज़ है जिसको हम कहते हैं मास प्रमोशन। मास प्रमोशन एक ऐसी चीज़ है जिसमें बच्चे एग्ज़ाम देने के बगैर ही पास हो जाते हैं, क्योंकि हालात ही कुछ ऐसे होते हैं और बच्चों को पास करना, प्रमोट कर देना ज़रूरी होता है। ऐसे ही बहुत सारे वाक़यात हुए हैं, जैसे कि कोरोना वायरस के टाइम पे, कोविड के टाइम पे 2020 में जिन बच्चों ने फॉर्म भरा था बायएनुअल एग्ज़ाम का, सिर्फ फॉर्म भरा था और उनको पास कर दिया गया। जिन बच्चों की 2 बुक्स पास थी, 3 उनकी पास कर दी गई, तो वो कोरोना वायरस के पास स्टूडेंट्स हुए। इसी तरह एक वाक़या तब हुआ जब मैं पैदा नहीं हुआ था, आप पैदा नहीं हुए थे। बात है 1992 की। उस टाइम पे कश्मीर के पॉलिटिकल हालात ख़राब थे, मिलिटेंसी फैली हुई थी, अफरा तफरी फैली हुई थी। उस टाइम पे क्लास 10th के बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था और रिज़ल्ट क्या हुआ कि सारे बच्चों को पास डिक्लेयर कर दिया गया। इसको हम कहते ही हैं 92 के पास आउट्स, यानी ऐसे बच्चे जो 92 में पास कर दिए गए, सिर्फ एग्जाम दिया था और पास कर दिए गए। कहानी यहां खत्म नहीं होती है, कहानी यहां शुरू होती है। एक हमारे इलाके का कैंडिडेट, एक स्टूडेंट ऐसा था कि सारे बच्चे पास हो गए। जिसने भी एग्जाम दिया था, सिर्फ एग्जाम दिया था, चाहे वहां कुछ लिखा था नहीं लिखा था, उन सबको पास कर दिया गया। लेकिन वो बंदा जो है एग्जाम में फेल हो गया। क्या वजह है कि सब बंदे पास हो गए, सिर्फ एग्जाम में अपीयर होने के बाद ही वो पास हो गए, लेकिन ये जो बंदा है वो फेल हो गया। इसकी वजह क्या है कि उसने एग्जाम में पेपर राइटिंग के टाइम पे कुछ गलती की थी, ऐसी गलती जिसका उसको भारी नुकसान उठाना पड़ा। डियर व्यूअर्स, ये वीडियो एंड तक देखिए ताकि आप जरा सी भी गलती ना करें, ऐसी गलती ना करें जिससे आपको नुकसान हो। वो फेल क्यों हुआ, उसका जवाब आपको वीडियो में ही मिल जाएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता है, आपको जब एग्जाम हॉल में आप जाओगे, ये वीडियो इंतहाई ज्यादा अहम है। एग्जाम हॉल में जब आप जाओगे, आपके लिए कुछ चीजें हैं जिनका याद रखना जरूरी है। घर से निकलोगे तो प्रॉपरली चेक करना क्या आपने एडमिट कार्ड यानी रोल नंबर स्लिप आपने साथ उठाई है या नहीं, इसका होना ज़रूरी है। इसके बगैर आपको एग्ज़ाम सेंटर में जाने की इजाज़त ही नहीं होगी। इसके साथ साथ आप आई कार्ड भी उठाओगे, आपका आधार कार्ड होना ज़रूरी है। आपका स्कूल का, अगर आधार कार्ड नहीं भी है, स्कूल का आई कार्ड तो होगा, और रजिस्ट्रेशन कार्ड जो आपका बना है वो भी साथ होना ज़रूरी है। आपके पास कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं होना चाहिए, मोबाइल फ़ोन, हेडसेट, ब्लूटूथ, वटएवर जो है ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। कोई भी पेपर, चिट विट, नकल वकल जूतों में, शूज़ में, सॉक्स में, बेल्ट में, कपड़ों में कुछ भी साथ नहीं लेना है। अगर आप पकड़े गए तो आपको कितना नुकसान हो सकता है ये मैं आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। तो ये तो हो गए कि एग्जाम से पहले आप किन चीज़ों का ख्याल रखोगे। यूनिफॉर्म का होना ज़रूरी नहीं है, बेहतर है अगर आप ले जाते हो, लेकिन ये चीज़ें ज़रूरी हैं। एडमिट कार्ड, रोल नंबर स्लिप और आईडी कार्ड। इसके बाद जब आप आंसर शीट लिखोगे, आप किन चीज़ों का ख्याल रखोगे। आंसर शीट में जो फ्रंट पेज होता है उसके 2 सेक्शंस होते हैं, 2 साइड्स होते हैं, ऐसे बीच में। इस साइड भी कुछ डिटेल्स देनी होती है और इस साइड भी कुछ डिटेल्स देनी होती है। जो इस साइड में, लेफ्ट साइड में डिटेल्स देनी होती है, उसमें एक तो आता है डेट, आप डेट लिखोगे। एग्जामिनेशन, आप एग्जामिनेशन लिखोगे कि आपका एग्जामिनेशन जो है एनुअल रेगुलर 2023 है। एनुअल रेगुलर 2023 एग्जामिनेशन में आपने लिखा एनुअल रेगुलर 2023। पेपर में आप क्या लिखोगे, पेपर में आप सब्जेक्ट का नाम भी लिख सकते हो, इंग्लिश पेपर है, उर्दू पेपर है, क्या है ये भी लिख सकते हो, या A+B भी लिख सकते हो, या जनरल भी लिख सकते हो। तो ये ज़्यादा अहम नहीं है। सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट में आप लिखोगे कि किस पेपर का आपको एग्ज़ाम है।
तो ये लेफ्ट वाली डिटेल्स हो गई। अब राइट साइड में जो डिटेल्स हैं उसमें भी कुछ चीज़ें हैं, लाइक रोल नंबर है, सबसे पहले बॉक्सेस होते हैं वहाँ पे, तो बॉक्सेस उतने ही होते हैं जितने डिजिट्स आपके रोल नंबर में है। अगर आपका रोल नंबर है 10010150, तो ये हर एक डिजिट एक एक बॉक्स में लिखना है, 100101050 वट एवर, एक एक बॉक्स में एक एक डिजिट डाला, बहुत प्रॉपर। सबसे अहम चीज जब आप आंसर शीट फिल करते हो उसका फ्रंट पेज सबसे ज्यादा जरूरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप बाकी चीजें लिखो या नहीं लिखो, आप डेट मत लिखो, एग्जामिनेशन मत लिखो, पेपर मत लिखो, सब्जेक्ट मत लिखो, सिग्नेचर मत करो, कुछ भी भूल जाओ, लेकिन रोल नंबर आपका गलत नहीं होना चाहिए। रोल नंबर आप बहुत अच्छे से एहतियात से फिल करोगे, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये आप याद रखोगे। कभी कभार आपकी आंसर शीट पे ये भी होता है रोल नंबर इन वर्ड्स। फॉर एग्जांपल अगर आपका रोल नंबर 1050 है, ठीक है, आपको क्या लिखना है फिर, ONE1-ZERO -FIVE5-ZERO, जितने भी डिजिट्स हैं वही लिखना है अलग अलग करके। आपको 1050 नहीं लिखना है, सीधा लिखना है 1050, और हर कोई जो नंबर है उसको आप स्पेलिंग्स में लिखोगे। तो राइट साइड में अगर आपका ये आ गया, आपने रोल नंबर लिखा बॉक्सेस में, आपने रोल नंबर लिखा वर्ड्स में, फिर डेट लिखोगे, एग्जाम डेट लिखोगे, एग्जामिनेशन लिखोगे, फिर से एनुअल रेगुलर 2023, पेपर लिखोगे, A+B लिखो, कुछ भी लिखो, या सब्जेक्ट का नाम ही लिखो या जनरल लिखो, कोई मसला नहीं है। सब्जेक्ट लिखो, जो सब्जेक्ट जिस सब्जेक्ट का आपको एग्जाम है, इंग्लिश है, उर्दू है, मैथ है, साइंस है, SST है, जो भी है वो लिखोगे। और फिर क्या करोगे, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट पे आप अपना साइन कर सकते हो, अपना सीधा नाम लिख सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। तो यहाँ से पता चला भाई सबसे इंपॉर्टेंट थिंग जो है, तीन चीजें सबसे इंपॉर्टेंट, सब्जेक्ट, डेट, एग्जामिनेशन और रोल नंबर, लेकिन इनमें से भी सबसे ज्यादा अहम जो है रोल नंबर। और सिग्नेचर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि वहां पे इन्विजिलेटर जब आपका आंसर शीट देखता है तो वो आपको डांट सकता है अगर आपका सिग्नेचर उस पर नहीं है। अच्छा, अब हम बात करेंगे, ये तो इस तरह हो गया कि आंसर शीट फ्रंट पेज का कैसे फिल करेंगे। अब आंसर कैसे लिखेंगे, हम आंसर्स कैसे लिखेंगे। सबसे पहले मार्जिन्स की बात आती है। आपका आंसर शीट इस तरह लंबा होता है, रेक्टेंगुलर होता है। आप स्केच पेन्स यूज कर सकते हो, कलर पेन्स यूज कर सकते हो, ताकि आप मार्जिन डालो। यहाँ इस साइड का तो दे के होता है, तो आप इस साइड का मार्जिन अपने पेन से डाल सकते हो। ठीक है, मार्जिन डालोगे कलर पेन से, किसी भी पेन से आप मार्जिन डाल सकते हो, इसमें कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, फिर क्या करोगे, आप लाइन छोड़ के, आपकी चॉइस है, लिखो या ना लिखो, कोई टेंशन नहीं है। लाइन छोड़ने की ना मार्क्स कटती हैं ना इसके मार्क्स मिलते हैं, लेकिन हाँ अच्छे से लिखना, साफ लिखना। इतना भी नहीं करना है कि आप लाइनर्स छोड़ो और आंसर शीट खत्म हो जाए। कभी कभार क्या होता है कि एग्जाम में आपको कंटिन्यूएशन शीट नहीं मिलता है। मैं एग्जाम्पल दूंगा, हम बीएड का एग्जाम दे रहे थे, वहाँ एक बच्ची थी जिसे लाइन छोड़ के लिखा, अभी आधा ही उसने पेपर किया था कि उसका आंसर शीट खत्म हो गया सारा। फिर उसने जब कंटिन्यूएशन शीट मांगा, वहां पे नहीं दिया गया, क्योंकि रूल होता था वहां पे कि कंटिन्यूएशन शीट नहीं मिलेगा। 32 पेजेस थे आंसर शीट के, लेकिन उसका आंसर शीट किसी तरह खराब था, बीच में से पेज उसके निकल गए थे। फिर बहुत एग्जामिनेशन कंट्रोलर को फ़ोन किया गया, बहुत हायर अथॉरिटीज़ को फ़ोन किया गया, लेकिन उसको एक पेज भी नहीं मिला एक्स्ट्रा। तो कितना बड़ा नुकसान है। ध्यान रखिएगा कि पेपर का आप सही इस्तेमाल करो, जिस तरह टाइम का आप इस्तेमाल करोगे। अच्छा, आप क्या करोगे, अब आंसर लिखने में आप सिर्फ एक ही पेन यूज करोगे, दैट इज यूज ओनली ब्लू बॉल पेन। यहीं पे आंसर आपको मिलेगा कि वो शख्स फेल क्यों हुआ था। यूज ओनली ब्लू बॉल पेन का मतलब है सिर्फ ब्लू पेन यूज कीजिए, सिर्फ ब्लू पेन यूज कीजिए। आप ब्लैक पेन यूज मत कीजिए, आप रेड पेन मत यूज कीजिए। उस शख्स ने जो फेल हुआ था 1992 में रेड पेन यूज किया था, इसके गवाह बहुत सारी टीचर्स हैं जो मेरे साथ काम करते हैं। उसे रेड पेन का यूज किया था, इसलिए वो फेल हो गया। रेड पेन यूज मत कीजिए, ब्लैक पेन यूज मत कीजिए। बात रही जेल की, जेल भी यूज मत कीजिए। आप देखिए, जब आप जेल पेन से लिखते हैं उसमें जरा सा पानी पड़ता है तो वो खराब हो जाता है, मिट जाता है।
तो जेल पेन भी यूज़ नहीं करोगे, पेंसिल भी यूज़ नहीं करोगे, और ना ही फाउंटेन पेन यूज़ करोगे, ना ही स्केच पेन आंसर राइटिंग में यूज़ करोगे। व्हेन यू आर राइटिंग आंसर, जब आप आंसर लिख रहे हो, यूज़ ओनली ब्लू बॉल पेन। ठीक है, ब्लू बॉल पेन ही यूज़ करें। जिस तरह आप स्कूल जाते हो, आप यूनिफॉर्म में जाते हो, यूनिफॉर्म के बगैर आप स्कूल के स्टूडेंट नहीं लगोगे। ऐसे ही अगर आपने ब्लू बॉल पेन के अलावा और कोई पेन यूज़ किया तो आपका आंसर शीट स्टूडेंट का आंसर शीट नहीं लगेगा। तो ब्लू बॉल पेन का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। अब इसके बाद जो चीज़ आप करोगे वो ये है कि सबसे पहले आप वो क्वेश्चंस लिखोगे जिनका आंसर आपको बहुत अच्छे से आता है। जो क्वेश्चंस आपको याद हैं, अच्छे से याद हैं, वो सबसे पहले लिख डालोगे। चाहे वो क्वेश्चन नंबर लास्ट हो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो, क्वेश्चन नंबर सेकंड हो, जो भी हो, सबसे पहले वही क्वेश्चंस लिखोगे जो आपको अच्छे से याद है, और वो पहले आने चाहिए। पहले पेज पे, पहले 5-6 पेजेस पे सिर्फ वो क्वेश्चन आने चाहिए जो आपकी परफेक्ट है। जब इवेलुएटर जो इवेलुएट करता है आंसर शीट को, जो मार्क्स देता है, वो जो पहले क्वेश्चन आंसर शीट पे देखेगा कि सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है। अगर कभी कभार क्या होता है, उसके पास इतना टाइम नहीं होता है या बोर हो जाता है, वो जब देखता है कि पहले ही ठीक है, वो समझता है कि सब ठीक होगा। ऐसा होता है, ठीक है। और कहते भी है ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जो पहले ही इंप्रेशन पड़ा इवेलुएटर को कि अच्छा है, तो पूरा पेपर वो समझेगा अच्छा है। अगर पहले ही उसको लगा खराब है, इसने अच्छा नहीं लिखा है, आपने बीच में लास्ट पे कितना ही अच्छा क्यों ना लिखा हो, तो पहले ही आपका इंप्रेशन खराब हो गया। इसके अलावा आप क्या करोगे, आप सबसे पहले तो आपने वो क्वेश्चन लिखे जो आपको अच्छे से आते हैं, आराम से लिखोगे। टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है, टाइम अरेंजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप घड़ी लेके जाओगे, कीप अ वॉच, ऑलवेज कीप अ वॉच। स्मार्ट वॉच नहीं रखनी है, सिंपल वॉच रखनी है। घड़ी लगा के जाओगे ताकि आपको पता चले कि कितना टाइम है मेरे पास, कितना टाइम कंज्यूम हुआ है, अब कितना पेपर बचा है, इसमें किस सेक्शन में कितना टाइम लगना चाहिए, उसी के हिसाब से आपका आंसर रेलिवेंट होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए। बहुत ज़्यादा लेंथी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, जितना पूछा गया है उतना ही लिखना है। अब जनरली स्टूडेंट्स पूछते हैं सर अगर ऐसे है तो कितने पैराग्राफ में लिखें। ऐसे 3 या 4 पैराग्राफ में लिख देते हो, उसमें काफ़ी पॉइंट्स आ जाते हैं, ठीक है। अगर आपने एक ऐसे लिखा 10 पेज में, लेकिन एक ही पॉइंट डिस्कस किया, तो उसके कुछ मार्क्स नहीं आएंगे, उसके हाफ ही मार्क्स आएंगे। अगर आपने काफ़ी पॉइंट्स लिखे, डिफरेंट थिंग्स के बारे में लिखा, डिफरेंट चीज़ें डिस्कस की, वो शार्ट ही क्यों ना हो, लेकिन मार्क्स बराबर आ जाएंगे। कोई भी आंसर अगर आपने लिखा, अगर आपको देने हैं काजेज, किसी चीज़ के काजेज देने हैं, अगर आपने एक काज दिया और उसको डिस्कस किया 10 पेजेस पे, उसका आपको अगर 10 मार्क्स हैं, एक ही मार्क्स मिलेगा। अगर आपने 10 काजेज दिए पॉइंट्स में 2 ही पेज पे या एक ही पेज पे, तो आपको उसके बराबर मार्क्स मिलेंगे। इन चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है। हाँ, आपको क्या करना है, सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। पहले वो क्वेश्चंस लिखोगे जिनका आंसर आपको अच्छे से आता है, लास्ट पे वो लिखोगे जिनका आपको सोच के लिखना है या जिनमें आपको कंफ्यूजन है, वो लास्ट पे लिखोगे। लेकिन क्वेश्चन कोई भी नहीं छोड़ना है, ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, सारे क्वेश्चंस करने हैं। एमसीक्यूज होते हैं, अगर पता भी नहीं है, अगर 4 ऑप्शन हैं, एक ऑप्शन दे दिया, तो चांसेस है ना कि प्रोबेबिलिटी है 1 आउट ऑफ 4 की ठीक हो सकता है। जब आपने क्वेश्चन छोड़ ही दिया तो मार्क्स किस चीज़ के मिलेंगे। जब आप लिखते हो, एक और चीज़ जो आप रखोगे याद, जब आप लिखते हो तो आपको याद रखना है कि आप किसी दूसरे के लिए लिख रहे हो, आप अपने लिए नहीं लिख रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 0 ऐसे लिख दिया, आपने तो 0 लिखा, लेकिन एग्जामिनर ने इसको सीके समझेगा तो हो गया ना गलत। एग्जामिनर को बस बहाना चाहिए, आपकी गलती ढूंढेगा वो, तो मार्क्स काटेगा, ठीक है। आप जब लिख रहे हो, आप ये जहन में रखिए कि किसी दूसरे को पढ़ना है, वो समझ पाना चाहिए। अगर आपको कहीं पे कन्फ्यूजन है तो आप सुपरवाइज़र को पूछ सकते हो, यहाँ पे क्या है, उसकी हेल्प आप ले सकते हो, लेकिन वो ज़्यादा हेल्प के लिए वहाँ अवेलेबल नहीं होंगे। फिर भी अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो आप उनसे पूछ सकते हैं। और लास्ट पे आप ऐसे क्वेश्चन लिखोगे जिनका आंसर आपको सोच समझ के लिखना है, या जिनके बारे में आप कम जानते हो, जिन्हें लिखने में आपको टाइम लगेगा, वो लास्ट पे लिखने हैं। सबसे पहले वो क्वेश्चन ख़त्म कर लेने हैं जो आपको अच्छे से आते हैं, उसमें कम टाइम लगेगा, फिर टाइम बचेगा आपके पास, बहुत सोच समझ के लिखोगे। अगर आपने पहले ही सोचने और समझने में टाइम ज़ाया कर दिया, लास्ट पे वो क्वेश्चन भी छूट जाते हैं जो आपको बिल्कुल अच्छी तरह याद थे।
तो इस वीडियो में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किया। अगर कोई पॉइंट रह गया, आपको कोई और भी क्वायरी है, क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उस पर आपको क्लैरिफिकेशन दूंगा। आई होप कि वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स।